नमस्कार, आपके साथ मैं अदिति त्यागी और हमारे साथ एक खास मेहमान प्रोफेसर इश्तियाक अहमद साहब। और इन्हें आप यूट्यूब पर काफ़ी देखते हैं, सुनते हैं, बहुत ही अपनी बेबाक राय के लिए इन्हें जाना जाता है। आजकल हिंदुस्तान में ही मेहमान हैं। प्रोफेसर साहब, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहले हमें ये बताएँ, अनुभव कैसा रहा? 1 महीना आप भारत में बिता चुके हैं, कैसा रहा अनुभव? मैं अभी ये समझता हूँ कि 1 महीने में जितनी लोगों से मैं मिला हूँ, पब्लिक मीटिंग्स मैंने एड्रेस की हैं, क्लासें पढ़ाने के अलावा, तो 50 साल में वो अगर गिनती की जाए तो वो सिर्फ इंडिया में इतनी ज्यादा हो गई हैं। तो मुझे इंडिया में जितना प्यार मिला है, अब ये मेरे लिए सिर्फ टॉस मैं कर सकता हूँ कि जब मैं पाकिस्तान आया था 9 हफ्ते के लिए, क्या वहां ज्यादा था या यहाँ ज्यादा है। तो मेरा दोनों लोगों के साथ मेरा यही है कि विद माय बाउड हैंड्स आई से थैंक यू, ऐसे है। सो मच गुडविल। तो जब आप लोगों से मिले, आपने उनसे क्या बात की? किस तरह का एक्सचेंज हुआ? उस बातचीत में क्या कुछ ऐसा रहा जो आप भारत के बारे में नहीं जानते थे या आप कुछ अलग सोचते थे और आपने ग्राउंड पर उसे कुछ अलग पाया? ऐसी कोई बातें, ऐसे कुछ इंसिडेंट्स जो अभी आप शेयर करना चाहें? देखिए, मैंने जब आया था ये फैसला किया है कि जो आपकी ऑनगोइंग आजकल सियासत में हो रही है ना, जो भी चीजें हैं उससे मैंने दूर रहना है, क्योंकि मैं गेस्ट हूँ और मैं उसके अंदर हिस्सा नहीं लेना चाहता। वो भी बातें मेरे साथ हुई, मैंने उन्हें डिस्करेज किया। मैंने कहा मुझसे आप जो मेरी मिशन है उस पे बात करें। अलबत्ता असूल की बात मैं कर सकता हूँ कि मजहब के नाम पे अगर कोई भी स्टेट बनेगी तो वो उसकी डेमोक्रेसी को नुकसान होगा, उसके लोगों को अल्टीमेटली नुकसान होगा। हम ये नुकसान पाकिस्तान में करके देख चुके हैं। इसके अलावा जो 2-3 बातें हुई, उनमें से आरएसएस के लोगों के साथ भी हुई, तो मैंने कहा कि मैं जब कहता हूं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की दोस्ती हो तो उसकी पहली रिक्वायरमेंट ये है कि नो टेररिज्म, जीरो टेररिज्म। कोई हिंदुस्तान से पाकिस्तान से क्यों दोस्ती करे अगर यहाँ पे कोई ना कोई तंजीम पाकिस्तान से आके टेररिज्म कर रही है किसी भी तरीके से, इंडियन कश्मीर में कर रही है, तो वो गलत है। और अगर हिंदुस्तान की इन्वॉल्वमेंट हमारी तरफ है बलोचिस्तान में, तो वो भी खत्म होगी। तो दिस इज द फर्स्ट प्री कंडीशन। दूसरी बात मैंने की कि मैंने जब यहाँ पे आरएसएस के लोगों से और उनसे बात की है, हाई अप से भी, यानी बिल्कुल हाई अप नहीं लेकिन रिस्पॉन्सिबल पीपल, तो मैंने कहा कि मेरी पोजीशन ये है कि मैं मुसलमानों के हक में समझता हूँ कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आए। बीजेपी और उसकी गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसी हो इज नॉट इंटरेस्टिंग फॉर मी। मैं एज अ ह्यूमन राइट्स स्कॉलर जो मैं पढ़ाता रहा हूँ 30 साल स्वीडन के अंदर और बाकी जगह पे, समझता हूं कि सब सिटीजन्स के एक ही राइट्स होने चाहिए और एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। तीसरी बात मैंने कही कि मुसलमानों को अगर मिले मुझे तो मैं कन्विंस करूंगा कि आप अपने बच्चों को एजुकेशन में लाएं, खास तौर पे लड़कियों को बिल्कुल चांस दें आगे बढ़ने का। और चौथी बात ये कि ये मथुरा और कांसी में जो एक डिमांड है कि यहाँ पे हिंदू वो क्या कहते हैं टेम्पल्स रिस्टोर किए जाएं, उसको भी मुसलमानों को बड़े खुले दिल से मान लेना चाहिए। क्योंकि अगर दोनों तरफ ये जो रिक्वायरमेंट्स हैं पूरी हो जाए और हिंदुस्तान में मेजॉरिटी और मिनॉरिटी का मसला जो है वो हिंदुस्तानी होने में, भारतीय होने में एक बन के अगर आप अपना मुल्क बनाएं तो सबको उससे फायदा है। तो ये मेरी बातें हैं जो, अच्छा मैंने जो देखा वो पहले शायद आपको बता चुका हूं कि आपके इस हिंदुस्तान में औरतें एज कंपेयर टू पाकिस्तान बहुत आज़ाद है। आम लड़कियां, मैंने हर जगह, पंजाब में मैं होके आया हूँ, 10 दिन मैं पंजाब में तकरीबन रहा हूँ, हर जगह पे विमेन व फ्री बात मेरे साथ करना, बाजारों में जाना, मोटरसाइकिलों पे। सो देर इज नो प्रॉब्लम। हाँ जी, इस किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक मिनट मैं ये फोन बंद कर दूं। हाँ जी, फोन किस तरह बंद करिए यार। हाँ जी। सो
ये मैंने एक बहुत पॉजिटिव देखा है। दूसरा जो मैं देख रहा हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर हिंदुस्तान का बहुत डेवलप कर रहा है, और इससे आपका जो है एक इंडस्ट्रियल होता है टेक ऑफ, जहां पे एक मुल्क अपनी बुनियाद बना के फिर आगे को बढ़ता है। लेकिन मुझे ये भी लगा कि यहाँ पे एनवायरनमेंट पे बहुत काम होता है। आपके लोग जो है ना, जो पढ़े लिखे हैं, जो भी हैं, वो अपनी नौकरी करते हुए, रिटायरमेंट के बाद बिजनेस करते हुए, साथ साथ क्या कहते हैं, इंसानियत की खिदमत मुख्तलिफ तरीकों से कर रहे होते हैं वॉलंटरली। ये एक आपके यहाँ जो सोशल है ना, वॉलंटरी जाके काम करना, उनमें जो कमजोर हैं, औरतों में, ट्राइबल्स में, और और मैंने मुसलमानों को कहा है कि यार प्लीज अपने लोगों को मेन स्ट्रीम में लाएं। मौलवियों को काम सिर्फ ये है कि कुरान शरीफ बताना, नमाज बताना। इस दुनिया में आपने अगर आगे बढ़ना है तो मॉडर्न एजुकेशन लें, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। तो इस किस्म की बातें मैंने की हैं, और मैं आगे भी करना चाहता हूं जब तक मैं यहाँ हूं। अब एकेडमिक लोगों से बात एक और लेवल पे बात होती है। मेरी रिसर्च जो है, मेरे ये दरवाजे खुले हैं। मेरी पंजाब की पार्टीशन ने बुनियाद डाली, और कुछ लोगों ने मेरी गैरिजन स्टेट भी पढ़ी हुई थी। लेकिन सबसे बड़ी किताब जो यहाँ पे और पाकिस्तान में जो छा गई है, वो जिन्ना के ऊपर है, हिज सक्सेसेस, फेलियर्स एंड रोल इन हिस्ट्री। जहां मैंने साबित किया है कि ये बहुत बड़ा झूठ है कि महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू ने जिन्ना साहब को और मुस्लिम लीग को मजबूर किया कि वो पाकिस्तान ले आए। वो मेरी किताब और उस पर लेक्चर जो है, जहां भी मैं गया हूं, और वहां पे आरएसएस के लोग भी बैठे हुए थे, सवाल सवाब भी हुए, कोई उसको मुझे चैलेंज नहीं कर सका। तो मैं अपनी बात जो रिसर्च की बुनियाद पे है, वो वही कर रहा हूं जो मैं सारी दुनिया में करता हूं। आपकी जो करंट पॉलिटिक्स है उस पर मैंने बात नहीं करनी, बिकॉज आई एम अ विजिटर, आई एम अ गेस्ट, एंड सो आई वुड नॉट लाइक टू कमेंट ऑन योर पॉलिटिक्स। हाँ, सोशली आप लोगों ने वाकई औरतों के लिए, और ये एजुकेशन का लेवल बहुत है। मैंने घरों में जाके जो देखी है, लाइब्रेरी, कितना लोग यहाँ पढ़ते हैं। तो ये आपके हाँ इल्म का जो है ना शौक, क्यूरोसिटी, ये शायद हिंदुइज्म की एक बहुत स्ट्रेंथ है कि आप बाहर निकल के दुनिया को स्टडी करने के लिए एक जुस्तजू रखते हैं, यू वांट टू डू इट। हमारे यहाँ इस आइडियोलॉजिकल स्टेट बना के बेचारे पाकिस्तान के लोगों को ये चांस ही नहीं दिया गया। कहा गया कि सब सच तुम्हें बता दिया गया, बस इसको चलाओ। तो ये आप मत करें यहाँ पे। डोंट मेक इंडिया ए कॉपी ऑफ पाकिस्तान। गो अहेड विथ योर ग्रैंड सेकुलर स्टेट, और इसको आप आगे बढ़ाएं। अब आप बात करें। जी, जी, जी। अभी आपने जो बातें की प्रोफ़ेसर साहब, उसी में से मैं बातों को आगे बढ़ाऊँगी। एक तो भी आपने ये कहा कि जो पाकिस्तान ने गलतियाँ की, आप इंडिया को उसकी कॉपी मत बनाइए। उससे जी, आप का क्या तात्पर्य है? मतलब आप क्या कहना चाहते हैं? और क्या वो गलतियाँ जैसे अभी आपने ज़िक्र किया कि गलतियाँ, वो जी। कौन-सी गलतियाँ हो सकती हैं जिनसे सबक लिया जा सकता है? क्या आप उस पर और डिटेल में बात करना चाहेंगे? मसलन अगर मजहबी एक स्टेट होगी, दुनिया की कोई स्टेट जो मजहब के ऊपर बेस्ड होगी, वो कभी सारे सिटीजन्स के साथ इक्वल ट्रीटमेंट नहीं कर सकती। वरना मजहबी स्टेट उसे क्यों कहते हैं आप? स्टेट जो है उसका मजहब नहीं होता, लोगों का मजहब होता है। आपका है, मेरा है, किसी और का है। और कुछ लोग मजहब में यकीन नहीं करते, वो भी उनका हक है। जब तक वो कानून को माने, आपकी लॉस को माने, जो टैक्स देने हैं वो पूरे करें, और मुल्क के अंदर अगर वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं पॉजिटिवली, अगर वो कर रहे हैं, तो उनके उनके ऊपर कोई डिस्क्रिमिनेशन की बुनियाद नहीं बन सकती। मैं हुँ। यूरोप में जो रहता हूँ, तो मैं तो एक बहुत छोटी माइनॉरिटी हूँ, लेकिन वहां पे क्योंकि इक्वल राइट्स और मेरिट की बुनियाद पे चांस मिला, तो मैं वहां प्रोफेसर रिटायर हुआ। हम चाहते हैं हिंदुस्तान के अंदर भी ये जो आपकी ट्रेडिशन है ये मजबूत हो। अगर ये नहीं हो रही तो इसका नुकसान आपको होगा। लेकिन मैं इस पे एक जनरल स्टेटमेंट दे सकता हूं, क्या ये हो रही है या नहीं, आई लीव इट टू इंडियंस टू डिसाइड। सो दैट्स माय हुँ। पोजीशन। एक प्रिंसिपल की बात मैं कर रहा हूं, समझ गए आप? अभी जी, जी, हाँ, जी, जी, जी। आप जिस प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं, जितना मैं उसका तात्पर्य समझ पाई कि एक ये जो मज़हब का कॉकटेल स्टेट के साथ ऐड हो जाता है, ये नहीं होना चाहिए।
और जी मजहब स्टेट, जैसे इंडिया तो खुद कहता है कि वो एक सेक्युलर है, जिसका सेक्युलर शब्द का इंडिया में इस्तेमाल किया जी। जाता है, जिसका सिंपल सा मतलब यही है देखिए कि रिलीजन देखिए से कोई ताल्लुक नहीं होना। आपने सेकुलर स्टेट बना के जो एक हिंदुओं के अंदर एक मसला था अनटचेबिलिटी का, और ये जात बरादरी के अंदर जो था, उसको आपने रिफॉर्म की तरफ लाए हैं और उसके पॉजिटिव रिजल्ट बहुत आए हैं। समझ गए आप? ट्रेडिशनल हिंदू लॉ में लड़कियों को कोई प्रॉपर्टी नहीं थी मिलती, ये आप जाके चेक कर लें। सारी प्रॉपर्टी मेल चिल्ड्रन को मिलती थी। 1955 में डॉक्टर अंबेडकर और जवाहरलाल नेहरू ने मिलके जो हिंदू पर्सनल लॉ को चेंज किया, उससे आपको भी मिल गए उतने राइट जितने आपको भाई को मिले हैं। सो ये एक सेकुलर स्टेट जो है, वो मजहब में जो उसकी स्पिरिचुअलिटी है उस पर लोगों को फ्री करती है, लेकिन उसके अंदर जो एक पुराने किस्म की सोच है जो आज चल नहीं सकती, उसको रिफॉर्म करने का भी हक रखती है। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो क्या आपको लगता है इस्लाम के भी मॉडर्नाइजेशन का, इस्लाम में भी रिफॉर्म्स का वक्त आ गया है। है? बिल्कुल बिल्कुल। अतातुर्क ने रिफॉर्म ऐसे किए हैं जो हिंदुस्तान से भी बहुत आगे है। जहां आप कभी तुर्की जाके देखें, वहां की औरतें वेस्टर्न ड्रेस में हर किस्म, जो मैं यहाँ पे भी देख रहा हूँ, जैसे जैसे लोग पढ़ लिख जा रहे हैं, लड़कियां ये वो फ्रीली अपनी चॉइसेस कर रही हैं। तो अतातुर्क ने वो पॉइंट पहले करके दिखा दिया है। एर्दोगान साहब अपना इस्लामिज्म जितना भी करते हैं वो कॉस्मेटिक ही है, वो सोसाइटी के फाउंडेशन को नहीं हिला सके। सेंट्रल एशिया के जो मुस्लिम रिपब्लिक हैं, जो एक जमाने में सोवियत यूनियन का हिस्सा थी, वहां पे भी वो जो एक है ना मॉडर्न इंसान पैदा हो चुका हुआ है। एक जो देखे पाकिस्तान के अंदर भी जनरल मोहम्मद अयूब खान ने मुस्लिम फैमिली लॉ ला के 4 मैरिजेस को खत्म तो नहीं वो किया, लेकिन उसको इतना मुश्किल कर दिया है। और वहां पे एक बेसिक जो एज है मैरिज उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, जो अब जाके हुकूमतों ने शायद 18 साल कर दिया है। लेकिन जब ये पहले हुआ था तो वहां के मौलवी बहुत उनको गालियां दे रहे थे। एक दफा जब अच्छा रिफॉर्म आ जाए तो सोसाइटी के अंदर उसकी अपनी आप बुनियाद बन जाती है। तो तुर्की में एर्दोगान जो भी करता रहे, जो अतातुर्क ने लोगों को हकूक दे दिए वो वापस नहीं लिए जा सकते, ये मैं कहना चाहता हूँ। और आपकी जो जब इंडिया बना तो आपने जो ये कास्ट सिस्टम मनुस्मृति का जो वर्स्ट फीचर्स हैं उनको आपने हैंडल डेमोक्रेटिकली अपनी कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए कर लिया है। और इससे भी ज्यादा अगर आप आगे जाएं तो आपके लिए वो बहुत बड़ी अचीवमेंट है, ये मैं कहना चाहता हूँ। प्रोफेसर साहब, आपने अभी टर्की का एग्जाम्पल देके बता, अब बात पूरी कर ले, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान में मेरा भी वहां पे मैंने ये कहा, ये सिर्फ आपके एक इंडियन अपना यूट्यूबर जो मेरे साथ बात कर रही है, मैं उनके साथ नहीं करता। मेरी ये सब बातें मैंने लाहौर में, इस्लामाबाद में, कराची में, सरगोदा में, हैदराबाद, सिंध में जाके बातें की हैं और लोगों ने तालियां मारी है। तो ये भी गलत फहमी है कि हर पाकिस्तानी वो फनेटिक है और वो सिर्फ जो मौलवी बताते हैं उसको फॉलो करता है। इससे ज्यादा बेबुनियाद कोई बात नहीं है। जितने हिंदू और सिख चले जाते हैं ना लाहौर या इधर, लोग घर ले जाते हैं कि आपको हमने रखना है अपने पास, आपने बाजार में खाना ही नहीं खाना। छाबड़ी वाले, रिक्शे वाले जो हैं वो इतनी मोहब्बत दिखाते हैं। जितने लोग मुझे मिले हैं इंक्लूडिंग आरएसएस पीपल जो वहां हुआ हैं, वो कहते हैं यार जितना प्यार हमें वहां मिला है, और मैं कह रहा हूं जितना मुझे यहाँ प्यार मिला है, तो हाउ कैन आई थिंक कि मुझे इंडिया हेट करता है क्योंकि मैं मुसलमान पैदा हुआ। ये सब नॉनसेंस बातें हैं। अच्छे लोग हर जगह एक इंसान की क्वालिटी देखते हैं और उसको प्री जज नहीं करते। ये है क्वालिटी जिंदगी आगे बढ़ाने की। अभी आपने इस्लाम, मॉडर्नाइजेशन और टर्की का एग्जाम्पल दिया, आपको क्यों लगता है कि ये पाकिस्तान में ही हो पाया? जो टर्की ने कर दिखाया उसे पाकिस्तान नहीं कर पाया, उसके पीछे कोई खास वजह लगती है आपको? एक तो खास वजह यह है कि देखिए सऊदी अरेबिया से ये इंस्पायर हो रहे थे, और ईरान ने दुनिया में इस्लामिक रेवोल्यूशन का वो जो शोशा छेड़ा था वो हर जगह डिस्टर्ब किया उन्होंने। सऊदी अरेबिया तो इतना मॉडर्न अब हो रहा है कि आप देखें अगले 5-10 साल में, आई होप दिस मैन मोहम्मद बिन सलमान या सलमान बिन मोहम्मद को चांस मिले,
वो एक मॉडर्न सऊदी अरेबिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ईरान में भी एक दिन ये सारी मुल्कों की जो पावर है खत्म हो जाएगी। पाकिस्तान के अंदर क्योंकि मजहब के नाम पे उन्होंने स्टेट बनाई, तो बनाई तो जिन्ना साहब ने, जिनको कोई खास इस्लाम की ना इंफॉर्मेशन थी, ना वो कोई उसके बड़े फॉलोअर थे। उन्होंने एक पॉलिटिकल आर्गुमेंट के तौर पे इस्लाम को यूज किया, और बाद में वही, क्योंकि उनकी आर्गुमेंट इस्लाम और मुसलमान के लिए मुल्क बने, वहां पे जो जमात इस्लामी के अबुल आला मौदूदी हैं वो छा गए पाकिस्तान में कि भाई अगर मुसलमानों के लिए और इस्लाम के नाम पे बनी थी तो उसमें तो ये है। अब जो हम चाहते हैं कि मॉडर्न मुसलमान इन चीजों को रिजेक्ट करें, एक 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 लिबरल किस्म का मुल्क हो यार, जहां पे लोग खुशी से अपनी जिंदगी बसर कर सके। और जो स्टेट के अंदर देखे, आपके रूलर जैसे भी हुए हैं ना, वो हमेशा इंडियन नेशनल इंटरेस्ट को रख के उन्होंने अपने सारे फैसले किए हैं। इंटरनली मैं बात नहीं करना चाहता, लेकिन अब आपके जो फॉरेन मिनिस्टर है उनकी तारीफ पाकिस्तान में हुई है कि देखें, उन्होंने सारी दुनिया को कहा है कि यूरोप इज नॉट द स्टैंडर्ड जो दुनिया को जज करने का। तो ये इंडिया आंखों में आंखें डाल के जो बात करता है, उसकी वजह है कि आपने कभी इंडिया को बेचा नहीं किसी के सामने। ये आपकी बहुत बड़ी अचीवमेंट है, चाहे वो गवर्नमेंट बीजेपी की हो या कांग्रेस की गवर्नमेंट्स रही हो या कोलिशन गवर्नमेंट्स हो। तो मैं कहता हूं कि पाकिस्तान बन गया है, और हम चाहते हैं, मैं चाहता हूं पाकिस्तान कायम रहे। अगर वो टूटेगा तो इतना खून खराबा होगा। मैंने पार्टीशन पे जो रिसर्च की है, आई नेवर वांट पीपल टू गो थ्रू अनदर एक्सपीरियंस लाइक दैट। लेकिन अगर आप अपने लोगों को कोई फ्यूचर नहीं देंगे, आप उनके साथ इंसाफ नहीं करेंगे, आप नेशनल रिसोर्सेज को लूट के, ये जो रूलिंग क्लास है वो अपनी अयाशियों में और डॉलर्स बना के बाहर ले जाएगी, तो एक दिन पाकिस्तान टूट जाएगा। तो मेरा जो मौकफ है उसमें कोई एंटी पाकिस्तान बात मैं कभी नहीं करने को तैयार, क्योंकि वो भी एक मुल्क है और हिंदुस्तान भी मैं समझता हूँ मेरा घर है। मैं दोनों जगह पे आई फील एट होम। ये मेरी पोजीशन है। प्रोफेसर साहब, अभी आपने थोड़ी देर पहले ये बात कही कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए। भारत में भी इस पर काफी डिबेट हुई है, बहस हुई है, और अक्सर ये कहा गया है कि ये स्टेट की दखलंदाजी होगी माइनॉरिटी के राइट्स में। अच्छा। इससे पहले हमने देखा था जब ट्रिपल तलाक को लेकर कानून आया था, तब भी एक बड़ा वर्ग था, एक बड़ा सेक्शन था जिसने ये कहा था कि ये तो आप माइनॉरिटी के जो अफेयर है, जो उनका पर्सनल लॉ है, उसमें दखलंदाजी कर रहे हैं। फिर आप इस लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट का क्या जवाब देंगे? नहीं, मेरा जवाब तो ये है कि जब ये देखें हुआ क्या था, मैं बैकग्राउंड बता देता हूं। 1928 में मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट में कहा गया था कि देयर विल बी नो स्टेट रिलीजन, men and women will have equal rights, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की बुनियाद पे इलेक्शन होंगी, एक ये होगा, इंडिया एक फेडरेशन होगी विद एन इफेक्टिव सेंटर। इसके ऊपर ही कांग्रेस का पूरा प्रोजेक्ट जो था वो मैं समझता हूँ बिल्कुल डेमोक्रेटिक, इंक्लूसिव और प्रोग्रेसिव था। तो हुआ क्या कि 1931 में फिर कांग्रेस का जो इजलास कराची में हुआ, वहां पे उन्होंने फंडामेंटल राइट्स डिक्लेयर कर दिए कि ये सब इंडियन सिटीजन के पास होंगे, जिसके ऊपर वो उस जमाने में जो जमीयत उलमा हिंद और ये वैसे तो कांग्रेस के सपोर्टर थे, लेकिन क्योंकि वो ट्रेडिशनल मौलवी हैं तो उन्होंने कहा देखें हमारी पर्सनल लॉ, तो एक रेजोल्यूशन उस जमाने का भी है 1931 का कि माइनॉरिटीज कैन अप्लाई देयर पर्सनल लॉ। बट ये भी था कि जब वो देखेंगे कि सारों को इक्वल राइट्स मिल रहे हैं तो माइनॉरिटीज भी उसमें आ जाएंगी। हुआ ये कि हिंदुस्तान के अंदर जो है ना, वो एक ऑर्थोडॉक्स किस्म की सोच वो एक रास्ते में आ गई, और शाह बानो के केस पे मैं समझता हूँ उस जमाने में गलत फैसला हुआ। अच्छा भला सुप्रीम कोर्ट ने उस लेडी के राइट्स को मान लिया था। राजीव गांधी को पता नहीं किसने ये एडवाइस किया कि आप पार्लियामेंट के जरिए, वहां से ये काम हुआ है कि भाई हमारी तो लॉज आप बदलते जा रहे हैं, माइनॉरिटीज को आप ये क्यों एक्स्ट्रा देते हैं। लेकिन अब बीजेपी की गवर्नमेंट ने आके वो ट्रिपल तलाक खत्म कर दिए, तो क्या मुसलमान जो है वो हर वक्त क्या स्ट्रीट्स में आके शोर मचा रहे हैं? नो, सबने मान लिया है, सबने मान लिया है।
और यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब क्या है कि मुस्लिम मैन एंड वुमन, हिंदू मैन एंड वुमन, सिख मैन एंड वुमन एंड द रेस्ट आर इक्वल अंडर द लॉ एंड दे हैव इक्वल right to contest public office and they have equal responsibility. सिर्फ राइट्स नहीं होते, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। तो जो मुसलमान औरतें का बैकवर्डनेस है ना, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड के आने के बाद होगा। ये हिंदुस्तान में लोग कहते हैं नहीं जी ये तो बीजेपी और उनकी नीयत नहीं है। मैं आई एम नॉट आफ्टर नीयत, आई एम एक्सपर्ट ऑन ह्यूमन राइट्स के वो होते क्या है। ह्यूमन राइट्स एक जब भी आए अल्टीमेटली फायदा होता है। जब अयूब खान ने मुस्लिम फैमिली लॉ लाए थे 1962 में, तो मेरी आंखों के सामने मौलवियों ने वहां पे शोर मचाया था, बट ही स्टूड हिज ग्राउंड। और उसके बाद वो लॉ बनने के बाद किसी ने उसको नहीं हटाया। वो इंडिया से ज्यादा प्रोग्रेसिव लॉज हैं जिसकी इस्लामिक लॉ को उन्होंने चेंज किया है। तो आप यू गो हेड एंड डू इट, डोंट वरी अबाउट ये जो एक है ना जाली लेफ्ट हमारा, जो सिर्फ वो दे नीड एन एक्सक्यूज एंड ऑल, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। आई से आई कुडंट केयर इफ आई एम कन्विंस्ड कि इसके बाद मुसलमानों को और मेन एंड वुमेन विल बी इंक्लूडेड रादर देन एक्सक्लूडेड, तो मैं उसके हक में हूं। मैं एक्सक्लूजन के खिलाफ हूं। सो आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट। मुझसे कोई बुला, किसी के साथ बुला के आप डिबेट भी करा लें, आई एम विलिंग टू डू दैट। सो आई हैव अ वेरी, for me this is good for Muslims to be part of the uniform civil code. बीजेपी की इंटेंशन अच्छी है या नहीं है is not interesting for me from a theoretical point of view. समझ गए ना आप? जी 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 अभी आपने कहा जाली लेफ्ट, जी अभी आपने बड़ा इंटरेस्टिंग टर्म यूज किया। व्हाट डिड यू से, व्हाट डिड यू प्रीफिक्स बिफोर लेफ्ट? जाली लेफ्ट, डिड आई हियर इट राइट? नहीं, मैंने कहा कि वो जो मतलब यहाँ पे डिबेट चल रहा है ना कि जो बीजेपी और ये चाहते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड, वो बेसिकली इंटेंशन है मुसलमानों को कॉर्नर करने की। मैंने कहा कि वो मेरे लिए बेकार बात है। और जाली यानी फेक लेफ्ट जो है वो इसी आर्गुमेंट को उठाता है। जी 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 मार्क्स को अभी पढ़ आपने ले, एंगल्स बात को पूरी पढ़ करें ले, सर। हाँ जी, लेनिन को पढ़ लें। उन्होंने जो राइट्स दिए थे सोवियत सिटीजन्स को, वो तो बाद में डेमोक्रेसी नहीं वो बन सकी, लेकिन उनके सोशल राइट्स और ये लिबरेशन की, ये आज का लेफ्ट जो है ये सिर्फ इस तंग नजरी की वजह से, इसे मैं जाली कहता हूँ, फेक लेफ्ट, जो सिर्फ दे वांट टू appear to be sympathetic to the minorities। लेकिन अगर माइनॉरिटीज की औरतें एम्पावर हो रही हैं तो वो कौन सा लेफ्ट है जो उसको अपोज करता है? बीजेपी की इंटेंशन मैंने कहा इज नॉट इंटरेस्टिंग फॉर मी थियोरेटिकली। उसका इंपैक्ट क्या होगा उसके ऊपर मैं अपनी पोजीशन ले रहा हूं। समझ गए आप? आपने बहुत इंटरेस्टिंग बिंदु उठाया है यहाँ पर। जब मैंने आपसे सवाल पूछा तो एक्चुअली अभी आपने कहा कि सड़क पे नहीं आए मुस्लिम्स, लेकिन सर हमने इस देश में ऐसे नेता हैं जो इस बात को बहुत जोर शोर से उठाते हैं। अभी आपने एक बार शुरुआत में जब कमेंट दिया था आपने, तो आपने कहा था कि आप मानते हैं कि काशी मथुरा पर मुस्लिम्स को हिंदुओं की जो टेम्पल की मांग है वो माननी चाहिए। तो मैं इन्होंने अभी बिल्कुल इसके आपसे, हक में, जी जी मैं जी आप मानता इसके हक में हूँ। हैं, लेकिन जी असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता इस देश में हैं जो अभी देखिए, आपने कहा अब कि देखिए, यूसीसी। मेरी बात सुने, जी जी डोंट ड्रैग मी इनटू दिस पॉलिटिक्स प्लीज। मैंने नो नो आई एम आपको नॉट ड्रैगिंग यू इनटू नहीं पॉलिटिक्स सर, विद ड्यू नहीं, रिस्पेक्ट आई यू एम शुड जस्ट सेइंग कि अंडरस्टैंड। दिस इज नहीं नहीं, हाउ द होल आर्गुमेंट गेट डिस्टॉर्टेड। I know all arguments. I'm better informed than even you, I think, on this issue कि इंडिया में क्या पोजीशंस है। बट आई डू नॉट वांट, अब मैंने जब प्रिंसिपल बता दिया है कि आई कुड नॉट केयर कि कौन क्या सोचता है। एज अ ह्यूमन राइट्स जिसपे मैंने खुद बहुत काम किया है, कई साल क्लासेस पढ़ाई हैं, आई नो कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड मुसलमानों की भी लिबरेशन का हिस्सा है, तो वो आनी चाहिए। समझ गए ना आप? और वैसे ही जी साहब जी अपना राइट है, अपनी पोजीशन रखते हैं, और वो आप उनसे डील करें जिस तरह भी आप चाहते हैं। मुझे उस पर कोई पोजीशन नहीं है। आई एज अ टीचर ऑफ ह्यूमन राइट्स, अगर मैं पाकिस्तान में चाहता हूं कि ये वो ब्लेस्फेमी लॉ खत्म हो और ये बाकी जो है लॉज खत्म हो,
तो हिंदुस्तान में आके मैं क्यों डबल लॉज के हक में कोई भी बात करूं? आई हैव टू बी कंसिस्टेंट। आप ठीक जब है? ये कहते हैं कि मुस्लिम्स को अकोमोडेट करनी चाहिए हिंदूज की टेंपल की मांग को, उसका हाँ, उसके फेवर में आपकी क्या दलील है? उसकी ये है कि हिस्टोरिकल एक सैंक्टिटी है इन ये जो थी 2-3 आपके जो मेन टेम्पल्स हैं, एक राम टेम्पल था, उसमें भी अगर मुसलमान तब मान जाते। मैं बताऊं, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, अब तो ही इज नो लॉन्गर असगर अली इंजीनियर, उनके हम्म। बेटे अब भी वो चलाते हैं इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ सेकुलरिज्म एंड सोसाइटी। असगर अली इंजीनियर साहब ने मुझे कहा था अगर हम तब मान जाते तो क्या था, एक मंदिर ही था ना। उसकी वेदर दिस इज द फैक्ट और इट इज नॉट अ फैक्ट इज नॉट इम्पोर्टेंट, लेकिन गुडविल भी कोई चीज है। तो इतनी आपकी मस्जिदें हैं, आपके मकबरे हैं, अगर उनको कोई नहीं हटा रहा और एक मंदिर बन जाता है वहां पे, और अब 2 मंदिर और जो हैं उस पे जोर है, और जो बाकी 3000 मस्जिदों को गिराने का कोई प्रोग्राम नहीं है। अगर हर मस्जिद को गिराएंगे तो फिर मैं आपके खिलाफ बोलूंगा। लेकिन ये 3 सिंबॉलिक हिंदुइज्म की जो अपनी एक फेथ है, उसमें इनकी बहुत ज्यादा सैंक्टिटी है। जिस तरह मैं मक्के और मदीने पे कोई हमला करेगा तो मैं उसके बहुत खिलाफ हूं। जिस समझ गए आप? जी जी मेरे जी ख्याल जी से जी। गोल्डन टेम्पल पे भी अटैक करना गलत था। इनको उनकी पानी बंद कर देते और बिजली बंद कर देते तो वो सारे बाहर आ जाते। सो डोंट अटैक। जो लोगों की एक स्पिरिचुअल होती है ना आइडेंटिटी, उसको अटैक नहीं करना चाहिए। मेरी एक पोजीशन दुनिया में हर जगह ये है। लेकिन हुआ क्या, ये भी साथ साथ बताता जाऊं। इंडिया के अंदर जब होते थे मुसलमानों के आने से पहले, ये कोई प्रोपेगेंडा नहीं है, इट इज अ फैक्ट। तो राजे महाराजे जब एक दूसरे से लड़ते थे तो चेंज ऑफ पावर का मतलब था एक नया मंदिर बनता था जो उस राजे का रॉयल मंदिर होता था। तो पुराने मंदिर को गिरा के एक नया मंदिर बनता था। ये दुनिया की रीत बड़ी पुरानी है। मैं कह रहा हूं कि अब हम आ गए हैं 21st सेंचुरी में। इन सारी चीजों को आप भूल जाए और इंसानियत की बुनियाद पे जो लोगों की सैंक्टिटी है ना स्पिरिचुअल, उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। इस तरह मेरी पोजीशन है। इट्स अ फिलोसॉफिकल पोजीशन। हिस्ट्री हम्म। इज आफ्टर ऑल और record of a long period of right and wrong। जिस तरह आज की जिंदगी में सच और झूठ, जुल्म और जस्टिस हो रहा होता है, ये पहले भी हुआ करता था। टोटल मैं मसलन यहाँ पे जो लोग सिर्फ मुसलमानों को ब्लेम कर रहे हैं कि वो पीरियड बड़ा था, उसको भी मैंने कन्फ्रंट हर महफिल में किया है। यू नो, मैं भागता नहीं अपनी आर्ग्यूमेंट से। मैंने कहा इतने 100 साल में अगर सिर्फ 19% कन्वर्ट हुए तो वो मुसलमान कितने जालिम हो सकते हैं जिन्होंने हिंदू मेजोरिटी यहाँ पे रहने दी और उसके ऊपर हुकूमत किया, क्योंकि उन्होंने साथ मिलके लोगों के साथ किया। तो ये एक विजडम है कि रूलर मस्ट रूल इन अ वे के लोग उससे एक हद तक खुश हों। जिन्होंने यहाँ पे आके जुल्म किया उसके खिलाफ हमेशा रिवोल्ट हुए, चाहे हिंदू राजों ने किया या मुसलमान राजों ने किया। हुकूमत का काम है सबको प्रोटेक्ट करना, और जो करता है हम उसके साथ खड़े हैं। मैं अकबर को बहुत बड़ा मानता हूँ, एक हिंदुस्तान का बहुत बड़ा एक हम्म। रूलर था। अब अगर आप उसको वो अहमियत नहीं देते तो आप ज्यादती कर रहे हैं। समझ गए आप? हम्म। जी जी। मेरा तो लास्ट दैट्स माय। क्वेश्चन प्रोफेसर साहब। जी, जी जी, बात पूरी करें आप। नहीं मेरी बात कंप्लीट हो गई है कि आई एम हेयर टू शेयर माय व्यूज, एंड आई एम वेरी ग्लैड कि आप जैसे लोग मुझे ये प्लेटफॉर्म देते हैं और मेरी बात सुनते हैं। और मेरे पास तो आई जस्ट हैव अ पॉइंट ऑफ व्यू टू प्रेजेंट। मेरे पास कोई पावर नहीं है। आई हैव नथिंग एक्सेप्ट आप लोगों की गुडविल। दैट्स इट। जी जी। इट इज ऑलवेज अ प्लेजर टू हैव यू सर। मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि मैं आपसे एक पाकिस्तानी होने के नाते नहीं, एक मुस्लिम होने के नाते भी नहीं, एक आउटसाइडर होने के नाते इंडियन डेमोक्रेसी को
आप कैसे देखते हैं? आप यहाँ पर आए हैं, 1 महीने से आप यहाँ घूम भी रहे हैं, ये पहला मौका नहीं आप आए हैं, पहले भी आप भारत के बारे में इतना रिसर्च कर चुके हैं। ये जो देखिए इंडियन इसमें डेमोक्रेसी की जर्नी रही है, जी, इस पर आपका विश्लेषण क्या कहता है? देखें बात सुने, आपकी डेमोक्रेसी की बुनियाद पे ही नरेंद्र मोदी जी हुकूमत में है ना। वहाँ पे एक इलेक्शन हुआ है कर्नाटका में जो कि वो हार गए हैं, तो उन्होंने मुबारकबाद भी भेज दी है विनर को। मैं समझता हूँ ये डेमोक्रेसी का असूल है। अगर अगली दफा लोग चाहें कि वही बने तो ये इंडियन पीपल हैव अ राइट। अगर हुकूमत को चेंज करना चाहें वो भी उनका हक है। जब तक ये होता रहेगा आपकी डेमोक्रेसी जो है वो इट इज रोबस्ट। हाँ, जमहूरियत में मेरे ख्याल से स्टेट को फ्रीडम भी देनी चाहिए लोगों को क्रिटिसाइज करने की। वो हुकूमत, आफ्टर ऑल डेमोक्रेसी is not just the right to rule, it is also the right to learn from what the civil society is saying. और ये मुझे आपको बताना पड़ेगा एंड प्लीज इंक्लूड इन दिस कि रीसेंट जो प्रेस वो है ना फ्रीडम के जो टेबल आई है उसमें इंडिया इज 161 एंड पाकिस्तान इज 150। सो दैट मीन्स कि दुनिया समझती है कि हिंदुस्तान के प्रेस फ्रीडम जो है वो पाकिस्तान से कम है। मैं ये भी इसलिए बता रहा हूं बिकॉज मैं असूल की बात आपसे कर सकता हूं, आपकी इंटरनल मैकेनिज्म पे मैं बात नहीं कर सकता। ठीक है, मैं करना नहीं चाहता। जी, जी। प्रोफ़ेसर साहब बहुत-बहुत शुक्रिया आपने इस डिस्कशन को जॉइन किया और आपका जो व्यू पॉइंट है, वो यहाँ पर रखने की कोशिश की एक स्कॉलर के तौर पर, एक एकेडमिशियन के तौर पर एंड आई रियली एप्रिशिएट योर इनसाइट्स एंड योर टाइम। थैंक यू सो मच प्रोफ़ेसर साहब थैंक यू। और उम्मीद है आगे भी आपका ये जो भारत भ्रमण है, ऐसे ही आपके लिए काफ़ी लर्निंग एक्सपीरियंस साबित होगा और आपको और भी काफ़ी कुछ देखने और समझने को मिलेगा और भारत की जो किस तरह से मेहमान नवाज़ी हम करते हैं, हम कहते हैं अतिथि देवो भव, उसको आप और करीब से महसूस करेंगे। नमस्कार सर। बहुत मैं करता हूँ, सुबह शाम करता हूँ। आप भी, आपसे बात करते हुए मैं कर रहा हूँ। ठीक है, दैट्स व्हाट आई फील। बहुत बहुत मेहरबानी आपकी। थैंक यू सर। थैंक यू जी।